बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? उम्मीद करता हूं अच्छी पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। और अभी तक इससे पहले जितने भी मैंने केमिस्ट्री में लेक्चर लिए हैं आप लोगों ने देखा होगा। आज हमारा ये 11th लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बच्चों। तो इसमें बहुत ध्यान से बहुत छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स को मैं पढ़ाने वाला हूं, तो ध्यान से बच्चे सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को और कीजिएगा क्वेश्चंस। सही है? मैं इससे पहले स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को पिछली क्लास में पिछली लेक्चर में क्या बताया था उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं। और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर, वो पहले लेक्चर नंबर 10 देखे, उसके बाद इस लेक्चर की तरफ मूव करेंगे तो ये लेक्चर समझ में उनको ज्यादा बेटर वे से आएगी। अदरवाइज थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सही है? मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो, फिर भी थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हो ही सकती है बच्चों अगर आप उसको करके नहीं आओगे तो। देखो, लास्ट क्लास में हमने कंडक्टेंस के बारे में बात की थी कि कंडक्टेंस किस कारण से हो सकता है। कंडक्टेंस हमारे पास आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के कारण से होता था। मैंने पूरी इसके अबाउट डिटेल्स एनालिसिस की थी। फिर हमने रेजिस्टेंस की बात की थी। रेजिस्टेंस आपको याद है ना, रो एल बाई ए होता है। रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, रो रेजिस्टिविटी होती थी। सही है? रेजिस्टेंस हमारा क्या करता है? करंट के फ्लो को अपोज करता है। सही है? तो कंडक्टेंस क्या होगा बच्चों? कितनी आसानी से करंट फ्लो हो सकता है, वही क्या होता है बच्चों? कंडक्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस का जस्ट रेसिप्रोकल कर देते हो आप तो क्या आता है हमारे पास? कंडक्टेंस आता है। ये हमने पिछली क्लास में बात की थी। कंडक्टेंस में देखो क्या क्या हमने फॉर्मूलाज बात की थी, उसके बारे में हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं, पिछली क्लास का रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास था रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था? रो एल बाई ए। रो रेजिस्टिविटी हुआ करता था, एल लेंथ ऑफ द वायर हुआ करता था, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर हुआ करता था। फिर हमारे पास कंडक्टेंस को G और C से रिप्रेजेंट करते थे बच्चों, तो ये क्या हुआ था? 1/r हुआ करता था। तो 1/r हमने डाला था तो क्या आया था? रो एल बाई ए आया था। सही है? एल बाई ए, स्मॉल ए से लिख लो एरिया को। क्लियर है बच्चों? तो यहां देखो, अब यहां से क्या बना था? 1/रो को हमने रेजिस्टिविटी के जगह अब हम क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को K से रिप्रेजेंट करते हैं, A/L। तो यहां पे हमारे पास जो कंडक्टेंस का फॉर्मूला आया था K × A/L आया था बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है। K हमारे पास कापा भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कापा भी बोलते हैं। ये पिछली क्लास में हमने इस पे डिस्कशन कर लिया है। फिर हमने मोलर कंडक्टेंस पे बात की थी। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, उस पे भी हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी। थोड़ी सी क्या, बहुत डिटेल डिस्कशन की थी। उस पे हमने बच्चों क्वेश्चंस भी किए हैं, सही है? एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, होमवर्क में भी आपसे हो गया होगा। देखो, मैं थोड़ी सी और आपको बता दूं, रिकैप दे दूं। फॉर्मूला क्या था मोलर कंडक्टेंस का? कैप n से लिखते हैं मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी हुआ करता था। मोलारिटी हुआ करता था। बात समझ में आया नहीं यार? ये हमारे पास क्या है बच्चों? मोलर कंडक्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस। सही है? ये मोलर कंडक्टेंस हो गया। और ये हमारे पास m क्या हुआ करता था? मोलारिटी हुआ करता था। मोलारिटी हुआ करता था। K क्या है? कापा है। K की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और भी सिंपल है। यहाँ पे K है, K इंटू इक्विवेलेंट अगर टर्म्स आता है तो दिमाग में हमारे नॉर्मलिटी चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए बच्चों? नॉर्मलिटी चलना चाहिए। क्लियर है? ये हमने पिछली क्लास में इतनी कहानी की हुई है। ये सारी कहानी हमने पिछली क्लास में बच्चों किया हुआ है। आज की लेक्चर में मैं थोड़ी सी रिलेशन बताने की कोशिश करता हूं। रिलेशन बताने की कोशिश करता हूं मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच।
किसके बीच बच्चों? मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। करें बच्चों? देखो बहुत सिंपल है, देखो क्या है, बहुत सिंपल सा है। इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ये मोलर कंडक्टेंस का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा? K into 1000/n पढ़ा, सही है। दूसरा हमने इक्वेशन 1 नाम दे दो, हेडिंग क्या होगा आपके लिए? रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सही है। दूसरा हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला K into 1000/n है, इक्विवेलेंट आपके पास 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या किया? बहुत ध्यान से समझिएगा, 1 और 2, 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दिया, तो क्या आया बच्चों? मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू K into 1000/m अपॉन K into 1000/n आया। आ गया बच्चों, K से K कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, m ऊपर गया, यानी कि मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी। ये चीज हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सही है। अब अपने को एक चीज हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है ध्यान से देखिए, उनके लिए बता रहा हूं मैं। नॉर्मलिटी जो होती है, नॉर्मलिटी जो होती है मोलारिटी इंटू n फैक्टर होती है, मोलारिटी इंटू n फैक्टर होती है। ये हमने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला है, सही है। मोलारिटी इंटू n फैक्टर होती है। तो क्या मैं नॉर्मलिटी के जगह पे मोलारिटी इंटू n फैक्टर डाल सकता हूं? डाल दो। यहां जैसे मैंने ये फॉर्मूला डाला, क्या आया बच्चों? मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू मोलारिटी को m से लिख दिया, n फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलारिटी, n से n कैंसिल हो गया, तो क्या आया बच्चों? मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू n फैक्टर आ गया, सही है बच्चों। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सही है। इसका मैं एक छोटा सा आप लोग को एग्जांपल देता हूं, एप्लीकेशन देता हूं, जैसे इसका क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास मोलर कंडक्टेंस हो गया, ये हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसका ग्राफ अपने को दिया हुआ है। 3 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखे हैं, 3 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखे हैं, सही है। 3 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखा है, ए बी एक्स दे रखा है, ए बी वाई दे रखा है, ए बी जेड दे रखा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ध्यान से सुनिएगा। एक्स वाई और जेड में रिलेशन बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। उससे पहले बहुत सारे बच्चों को n फैक्टर के अबाउट आइडिया नहीं होगा। थोड़ा सा n फैक्टर्स मैं बता देता हूं, थोड़ा सा n फैक्टर्स के बारे में बता देता हूं, तब तक इसको छाप लो बेटा। छाप लिए या स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट एसएस ले लो, फटाफट ले लिया। देखो मैं बताता हूं, हो गया है। नॉर्मलिटी हमने क्या पढ़ी है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मलिटी हमारे पास n फैक्टर के बारे में हम बात कर रहे थे। n फैक्टर क्या होता है? जैसे ये ax by सॉल्ट है, इसको जब हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने का भी बहुत आसान तरीका है। a और b, x और y यहां लिख दो, ये यहां पे जाएगा, ये यहां पे जाएगा। a पे चार्ज क्या है? प्लस का y। क्यों प्लस? क्योंकि पहले जो हम लिखते हैं वो केटायन लिखते हैं, देन आफ्टर एनायन लिखते हैं। तो b पे क्या है बच्चों? माइनस x आ गया। a कितना टाइम्स है? x टाइम्स लिखो। b कितना टाइम्स है? y टाइम्स। सही है नहीं है? तो बोलो बच्चों, आया ये ब्रेक करने आप लोग को? तो n फैक्टर जब हम बात करेंगे, n फैक्टर ऑफ a क्या आएगा बच्चों? कितना इस पे? कितना n फैक्टर a कितना है बच्चों? टोटल चार्ज कितना है a का? बताओ, a का चार्ज कितना है टोटल? बताओ। x into x टाइम्स ऑफ y, xy आया। n फैक्टर b का भी क्या आया? n फैक्टर ऑफ b क्या आया बच्चों? y टाइम्स ऑफ x, यानी कि xy ही आया n फैक्टर इसका। वही हमारे पास दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल देख लो। जैसे NaCl लिख दो, NaCl लिखा तो Na पे क्या आया? प्लस चार्ज, Cl माइनस। तो n फैक्टर क्या आया बच्चों? बोलो n फैक्टर क्या आया? n फैक्टर x Na का क्या आएगा बच्चों? 1 आया, सही है ना? n फैक्टर 1 आया। n फैक्टर Cl का क्या आया बच्चों? Cl का क्या आया? तुम बोलोगे -1 करो, मॉड लेते हैं हम। क्या लेते हैं? मॉड लेते हैं। वैसे ही हमारे पास क्या बात कर लेते हैं बच्चों? बोलो। इतनी बात समझ में आती है ना? यहां तक की कहानी समझ में आती है आप लोग को?
100% आती है ना, 100% आनी चाहिए, 100% आनी चाहिए। क्लियर है? ये टोटल चार्ज की अगर हम बात करें, टोटल चार्ज हम देखते हैं बच्चों n फैक्टर्स में। क्लियर है ना? अब अपने पास क्या है, अब अपने पास बहुत सिंपल है, यहां भी n फैक्टर्स हमारा किस चीज पे डिपेंड करेगा, इसको जब ब्रेक करूंगा x y z के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। n फैक्टर किस चीज पे डिपेंड करेगा बच्चों, x y z के वैल्यू पे डिपेंड करने वाला है। ये आप क्लियर, आपको समझ आना चाहिए। n फैक्टर x y और z की वैल्यू पे डिपेंड करने वाला है। तो यहां पे देखो मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। क्या है बच्चों, मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। तो यहां n फैक्टर जिसका ज्यादा होगा यानी कि स्लोप है। क्या है बच्चों, यहां से अगर बात करूं मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू क्या है, स्लोप है। स्लोप क्या होता है, dx बाई dy बाई dx, dy बाई dx ही तो स्लोप होता है। y एक्सिस डिवाइडेड बाई x एक्सिस हमारे पास स्लोप होता है। तो इसमें से सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, चेक कर लो। इसमें से सबसे ज्यादा स्लोप ये अगर हमारा स्लोप θ1 है, ये θ2 है और ये θ3 है। बात समझ में आती है? तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है बच्चों, इसका है। तो n फैक्टर सबसे ज्यादा किसका होने वाला है, क्योंकि स्लोप जो है हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बच्चों, n फैक्टर के है। सही है ना? तो n फैक्टर किसका ज्यादा होगा, n फैक्टर किसका ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा। स्लोप किसका ज्यादा है, a का, इसका a bx का, फिर इसका, फिर इसका। तो सोचो बच्चों n फैक्टर ज्यादा क्यों हो रहा है, n फैक्टर ज्यादा क्यों हो रहा है, x और y z की वैल्यू से तो डिपेंड करेगी n फैक्टर हमारा। तो यानी कि यहां पे x जो होगा वो ग्रेटर होगा देन द y देन द z। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमारा नीट में और एम्स में आया हुआ है। ध्यान से करिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। सही है बच्चों, ध्यान से किया आप लोगों ने 100%। सही है ना? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलो बच्चों देखो, अभी हमारे पास हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सही है? नेक्स्ट टॉपिक इसी के रिगार्डिंग है, कंडक्टिविटी से रिगार्डिंग है, मोलर कंडक्टेंस से रिगार्डिंग है। तो थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा। सही है? कंसंट्रेशन हो गया, फिर डाइल्यूशन पे कैसे डिपेंड करेगा, ये सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। एनसीईआरटी का टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए हमारे पास क्या है कि जब हम वेरिएशन करते हैं किस चीज का, कंडक्टिविटी का, कंसंट्रेशन के हिसाब से, कंसंट्रेशन के हिसाब से और दूसरा डाइल्यूशन के हिसाब से। सही है? कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन के हिसाब से। ध्यान से देखो, कंडक्टिविटी जो हुआ करती थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, कंडक्टेंस के था। कंडक्टिविटी जो हुआ करती थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, कंडक्टेंस के हुआ करता था। और कंडक्टेंस नंबर ऑफ किस चीज पे डिपेंड करता है बच्चों, आयंस पे डिपेंड करता है। कितना ज्यादा आयंस हमारा कैरियर है उस पे डिपेंड करता है हमारा कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्यों ना हम आयंस बढ़ा दें, क्यों ना हम आयंस को इंक्रीज कर दें। आयंस को इंक्रीज किया कैसे, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके। कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज कर दोगे आयंस इंक्रीज हो जाएगा, आयंस इंक्रीज हो जाएगा तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। जैसे एग्जांपल में मैंने लिया है, देखो कि हमारे पास KCl है, 1.2 मोलर है, 1.3 मोलर है। सेम दोनों में से पूछा कि कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, इसमें आयंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। आयंस ज्यादा होंगे तो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होने वाली है। क्लियर है बच्चों? दूसरा अगर डाइल्यूशन कर देते हैं, हम डाइल्यूशन कर देते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। कंडक्टिविटी याद करो पर सेंटीमीटर क्यूब। मैंने जब कंडक्टिविटी का डेफिनेशन लिखा था तो वहां मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारे लिए क्या था बच्चों, इलेक्ट्रोड था। सही है? कंडक्टिविटी किसके बराबर हुआ करता था, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यही था बच्चों। इसमें 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कितनी कंडक्टेंस है, वही कंडक्टिविटी हुआ करती थी। अब मैं पानी डाल रहा हूं तो आयंस क्या हो जाएंगे, आयंस क्या हो जाएंगे बच्चों, पर ml आयंस की नंबर डिक्रीज हो जाएगी। जब पर ml आयंस की नंबर डिक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगा। आई बात समझ, आई बात समझ। 2 पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। तीसरी हमारे पास देखो, अब हम देखते हैं, ये तो कंडक्टिविटी का वेरिएशन था। अब वेरिएशन हम मोलर कंडक्टिविटी का देखते हैं कंसंट्रेशन के हिसाब से, कंसंट्रेशन के हिसाब से। ध्यान से अब सुनिएगा, यही कॉन्ट्राडिक्ट होता है बच्चों के साथ।
कि हमारे पास इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस दोनों डाइल्यूशन ऑन डाइल्यूशन सही है इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है बच्चों, क्यों इंक्रीज होती है? कि मोलर कंडक्टेंस जो था डाइल्यूशन पे, हमारे पास डाइल्यूशन पे सोच के देखो ना, यहां पे हमने फॉर्मूला लिखा ना मोलर कंडक्टेंस, डाइल्यूशन पे आयंस क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, सोच के देखिए कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगी। और दूसरा पॉइंट आप ये भी तो बोल सकते हो कि जैसे जैसे हमारे पास देखो दो चीजें हमारे पास, एक के है और एक क्या है, एम है, के है और एम है। के हमारे पास देखो के डाइल्यूशन पे क्या हो रहा है, के डाइल्यूशन पे डिक्रीज हो रही है, के डाइल्यूशन पे डिक्रीज हो रही है, तो तुम बोलोगे सर मोलर कंडक्टिविटी भी तो डिक्रीज होना चाहिए, सही है ना? तो देखो हमारे पास क्या होता है, दो इफेक्ट होता है, एक हमारा मोलर का है, मोलरिटी का है, और दूसरा कंडक्टिविटी का है। तो जो हमारे पास वॉल्यूम इफेक्ट है बच्चों, जो वॉल्यूम इफेक्ट है वो मोर होता है देन द डिक्रीमेंट इन के। तो ओवरऑल हम क्या बोलते हैं कि ओवरऑल क्या बोलते हैं बच्चों की ये वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हो गई। कौन डोमिनेटिंग है इन दोनों में, मोलरिटी। इन दोनों में कौन डोमिनेटिंग है, मोलरिटी। तो मोलरिटी डोमिनेटिंग फैक्टर्स है तो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ में आया नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब भी हम जो करने वाले हैं वो कंसंट्रेशन के साथ विद इक्वेशन में आपको बताने वाला हूं कि कैसे वेरिएशन होती है कंडक्टेंस का या मोलर कंडक्टेंस का। क्लियर है बच्चों? ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। चलो बच्चों, अब देखो हमारे पास जो टॉपिक है वो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस में डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अभी तो हमने थोड़ा सा पहले पढ़ा ना कि मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन पे क्या होती है बच्चों, डाइल्यूशन पे क्या होती है, इंक्रीज होती है, बात आपको पता चला ना, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था। अब उसको मैथमेटिकली जो हमारा एक्सप्रेशन दिया, किन्होंने दिया बच्चों, डिवाई-हकल्स ने इक्वेशन दिया इस चीज को। इस इक्वेशन को आप याद रखोगे क्योंकि एनसीईआरटी में भी है, डायरेक्ट कभी-कभार क्वेश्चन आ जाता है ग्राफ से। देखो तो मोलर कंडक्टेंस जो है ये कैप एम नॉट क्या लिखा हुआ है बच्चों, इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ये क्या है, एक कांस्टेंट है जो कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करेगा, उसके बाद क्या है, सी क्या है, सी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन है। देखो जिन बच्चों को बेसिक ग्राफ का आइडिया नहीं है उनके लिए मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूं, ग्राफ थोड़ी बहुत सिखाता हूं, ध्यान से समझना। y इक्वल टू हमने mx प्लस c एक स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, किसका होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। ध्यान से सुनिएगा, y हमारे पास m यहाँ पे क्या होता है, स्लोप होता है, c क्या होता है बच्चों, इंटरसेप्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, स्लोप और इंटरसेप्ट है। यहाँ पे मैं कंडीशन अब लगाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कंडीशन लगाता हूँ। अगर हमारे पास m की जो वैल्यू है, पहले c हम जीरो कर देते, क्या जीरो कर देते बच्चों, कंडीशन में हमारे पास पहला c की वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस c हो जाएगा बच्चों, और पहला c जीरो और m जो है ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप हमारा टेन थीटा होता है। टेन थीटा कहां पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका जो ग्राफ हमारे पास बनाओगे ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे वो भी पासिंग थ्रू ओरिजिन से हमारा जाना चाहिए। क्यों ओरिजिन से जाना चाहिए, समझ आ रहा है ना? c की वैल्यू क्या है बच्चों, जीरो है। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनने वाला है, क्लियर है? पहला ग्राफ आपको क्लियर है। दूसरा ग्राफ सुनिए, दूसरा ग्राफ हमारा क्या बनेगा, c की वैल्यू जीरो है और m की वैल्यू लेस देन जीरो है। फिर से c इंटरसेप्ट हमारा y एक्सिस होता है बच्चों, ये जीरो हो गया। स्लोप निगेटिव यानी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। जैसे इसका इक्वेशन एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, y इक्वल टू -4x दिया होता तो ये इक्वेशन, इसका ग्राफ ये होगा, सही है। इसका स्लोप क्या था बच्चों, -4। इसका स्लोप क्या था बच्चों, स्लोप इक्वल टू -4 आता, सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास y इक्वल टू mx, इसका y इक्वल टू 4x ही ले लो, तो इसका स्लोप क्या आता बच्चों, पॉजिटिव का 4 आता। आई बात समझ आप लोग को, दो ग्राफ समझ आया ये?
अब आते हैं तीसरे ग्राफ की तरफ ध्यान से सुनिए। ये रफ करूं मैं, ये रफ करता हूं। तीसरे ग्राफ में यहां बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा। तीसरे ग्राफ को यहां बनाता हूं। अगर हमारा c जो है c ग्रेटर देन 0 है, c ग्रेटर देन 0 है और m भी ग्रेटर देन 0 है, m भी ग्रेटर देन 0 है, तो कैसा बनेगा ग्राफ? कैसा बनेगा? c ग्रेटर देन 0 यानी इधर कहीं कट करेगा बच्चों, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, सही है। c ग्रेटर देन 0, m ग्रेटर देन 0, यहीं पे आप कोऑर्डिनेट बना लो 1 2 3 4, यहां पे आप ड्रॉ कर दो लाइन। तो ये जो ग्राफ बनी ये y इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें c क्या होगा? ग्रेटर देन 0 और m भी ग्रेटर देन 0 है। एग्जांपल ले लो बच्चों, एग्जांपल ले लो, y इक्वल टू 4x प्लस 5 ले लो। तो ये जो है यहां से यहां तक की वैल्यू 5 है और 4x इसका स्लोप जो है, स्लोप x का जो कोएफिशिएंट होगा वही इसका स्लोप होगा। आई बात समझ बच्चों? अगला देखो एक और ग्राफ बना लेते हैं। अगला c जो है, c हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा बट m जो होगा वो लेस देन 0 होगा। इसके केस में क्या ग्राफ बनेगा बच्चों? एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू माइनस 4x प्लस 5 से एग्जांपल। तो 5 तो हमारा सर पॉजिटिव है, यहां आएगा, यहां से यहां तक की वैल्यू 5 है, यानी कि ये वैल्यू 5 है। अब यहां से स्लोप निगेटिव, यहां हमने कोऑर्डिनेट बनाया 1 2 3 4, 2 और 4 से जाएगा, तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा बच्चों? माइनस का 4 होगा। यहां तक की ग्राफ आपको समझ आ गई? यहां तक की ग्राफ समझ आई? फटाफट ये ग्राफ छापो या स्क्रीनशॉट लो। अभी और 2 ग्राफ बताना है, उसके बाद इसका मैं ग्राफ प्लॉट करने वाला हूं, तो जाके आपको समझ आएगी। हो गया? बना लिया आप लोगों ने? शाबाश बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या करना है अपने को, 2 ग्राफ हमारे बेसिक सा। हमारे पास क्या है? y है, x है। इस बार हमने कंडीशन क्या लगा रखा कि c जो है लेस देन 0 है, c लेस देन 0 है और n ग्रेटर देन 0 है। c लेस देन 0 है यानी कि निगेटिव एक्सिस, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, तो ये हमारा निगेटिव का ही मान लो, यहां आया वैल्यू, आ गया बच्चों। और m क्या है? ग्रेटर देन 0, यहीं पे कोऑर्डिनेट बना लो, यहीं पे कोऑर्डिनेट बना लो 1 2 3 4, यानी इधर से हमारे पास लाइन जाएगी, इधर से लाइन जाएगी। इसका जो इक्वेशन होगा, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। y इक्वल टू क्या ले सकते हो? 4x माइनस 5, सही है ना? तो माइनस ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक 5 है, यानी ये निगेटिव एक्सिस में, इसलिए माइनस 5 है। और इसका जो स्लोप होगा बच्चों लाइन का, वो कितना होगा? स्लोप क्या होगा? 4 होगा। आया नहीं है? अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल बोल रहा हूं, अगला कर्व हमारे पास कंडीशन c जो है लेस देन 0 है बट m भी लेस देन 0 है। इस कंडीशन में ये हमारे पास देखो, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। देखिए क्या होगा? y है, ये x है, हमारे पास c की वैल्यू लेस देन है 0 है, यहां मान लो कहीं पे। एग्जांपल ये ले लो, y इक्वल टू माइनस 4x माइनस 5, सही है। माइनस 5 यहां से यहां तक 5 है, सही है, निगेटिव एक्सिस है। कोऑर्डिनेट बना 1 2 3 4, ये वाला आएगा क्या? ये वाला आएगा क्या बच्चों? यही वाला आएगा ना, क्योंकि देखो 2 और 4 में tan थीटा निगेटिव होता है। इसकी स्लोप क्या है? इसकी स्लोप क्या है बच्चों? माइनस का 4 है, सॉरी माइनस का 4 है। आया नहीं आया? अगर ये ग्राफ आपको समझ आ गया तो ये वाला भी ग्राफ इसका जब मैं बनाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। क्लियर? देखिए अब क्या हुआ बताता हूं, ये फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। देखो जैसे मैंने इसका ग्राफ बनाने की कोशिश की, मजेदार तरीके से बताऊंगा, मजा ही आएगा आप लोगों को। हमने क्या किया? मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होता है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखो। इस एक्सिस पे हमने कांस्टेंट अंडर रूट ऑफ c रखा और इस एक्सिस पे मोलर कंडक्टेंस रखा, सही है, मोलर कंडक्टेंस रखा। अगर मैं कंसंट्रेशन 0 कर दूं, या ऐसा ले लो ना, आप खुद ही ले लो, चलो टेंशन लेना ही नहीं है, सही है। ये हमारा y एक्सिस पे है, y की तरह ट्रीट होगा, ये y एक्सिस पे है, y की तरह कौन ट्रीट हो रहा है बच्चों? ऐसा यहां लिख देता हूं, लो ये हमारा किसकी तरह ट्रीट होगा? y की तरह, इक्वल टू x एक्सिस पे क्या है? अंडर रूट c, तो अंडर रूट c यहां पे क्या है? माइनस a प्लस क्या है? लैम्डा नॉट m। तो ये जो आया बच्चों, ये क्या आया? देखो ये a जो है वो m है, स्लोप है, ये क्या है? x है, और ये क्या है? c पॉजिटिव है,
M निगेटिव है, सही है ना बच्चों। ये कौन सा कंडीशन था, ये कौन सा कंडीशन था, देखो ना, स्लोप निगेटिव है, पहले C पॉजिटिव है तो C का ही इधर आएगा बच्चों, लैम्डा नॉट M आ गया, ये लैम्डा नॉट M हुआ, सही है। 1 2 3 4 स्लोप निगेटिव, तो यानी कि ये इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है बच्चों, इसका स्लोप माइनस का a है। स्लोप क्या है बच्चों, माइनस का a है। इतनी बात समझ में आती है। तो ये ग्राफ है इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का ये क्या है बच्चों, ग्राफ है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बन जाएगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस पे भी हम आते हैं, थोड़ी देर में ही आएंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस पे। मैं पहले बता देता हूं, फिर मैं आपको लिख दूंगा थियरी क्या है। देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, यहां पे देखो आप क्या दिख रहा है आपको कि जब हमने ग्राफ बनाया तो कॉन्सेंट्रेशन यानी पानी डाल रहे हैं हम लोग, पानी डाल रहे हैं, जैसे जैसे पानी डाल रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और मोलर कंडक्टेंस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, जिसके लिए बच्चों दिस इक्वेशन वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, सही है। तो इसमें हुआ क्या कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, यहां दिख रहा है कि मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है, और कंसंट्रेशन जीरो जहां हो रही है टेंड्स टू जीरो, तो वहां पे क्या हमारा दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। उसी मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं, या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सारे आयंस जो उसमें प्रेजेंट है वो सब के सब एक दूसरे से बहुत ही दूर हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। बात समझ में आती है क्या, बात समझ में आती है। मोलर कंडक्टेंस या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। क्वेश्चन आता है सर कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये ग्राफ से मैथ से तो समझ आ रहा है, लॉजिकली बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कंसंट्रेशन हमारा कम करने पे मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा है। सिंपल है जवाब यार, सिंपल है जवाब। आयंस पे डिपेंड कर रहा है मोलर कंडक्टेंस, नो डाउट, लेकिन यहां पे आयंस सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। सोचो यहां पे बहुत ज्यादा गैदरिंग है, यहां पे बहुत ज्यादा गैदरिंग है। यहां से मेरे को निकल के कहां जाना है बच्चों, इलेक्ट्रोड की तरफ जाना है। कहां जाना है, इलेक्ट्रोड की तरफ। तो क्या इलेक्ट्रोड की तरफ जाऊंगा तो क्या मैं भीड़ से जल्दी से भाग पाऊंगा क्या इलेक्ट्रोड की तरफ? क्या मैं भीड़ से फटाफट निकल के जा सकता क्या इलेक्ट्रोड की तरफ? तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं, दिक्कत होगा। वो रोकने की कोशिश करेंगे, वो भी भागने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या होगी, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, इसका मतलब कंडक्टेंस डिक्रीज होगा, सही है ना। तो इसलिए जैसे जैसे हम पानी डालते हैं ये डाइल्यूशन होते जाती है, अलग होते जाते हैं, आयंस अलग होते जाएंगे। जैसे मैं पानी डालते गया, सारे आयंस अब जहां पे आसानी से मूव कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो गए, वहां पे जो कंडक्टेंस होगी वो मैक्सिमम होगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के बराबर होती है, लैम्डा नॉट m, यानी कंसंट्रेशन जीरो कर दो तो मोलर कंडक्टेंस किसके बराबर आएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के बराबर आएगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हुआ। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे जब हम बात करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जब हम ग्राफ बनाते हैं, सही है, तो देखिए कैसे बनता है, सही है, कैसे बनता है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे मैं इसी को फिर से एक बार ग्राफ को बनाता हूं, सही है। ये सपोज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का ग्राफ ये है। जैसे एग्जांपल KCl ले लो। अब मैं बताता हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मेरे को बनाना है ग्राफ, तो कैसे बनेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जब हमने वेरिएशन कराने की कोशिश की तो क्या पता चला कि ये ग्राफ कुछ ऐसा बना। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहां पे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे मैं पानी डाल रहा हूं, डाइल्यूशन कर रहा हूं, पहले एक चीज, पहला नोटिस पॉइंट, ये जवाब चाहिए आपको कि सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में तो बहुत डिफरेंस है सर, कि यहां पे सेम कंसंट्रेशन लेवल पे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो मोलर कंडक्टेंस है वो कम है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या है बच्चों, सेम कंसंट्रेशन लेवल पे ज्यादा है। ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों?
ऐसा भेदभाव वीक के साथ क्यों, स्ट्रॉन्ग के साथ क्यों नहीं? सिंपल जवाब है बच्चों, सिंपल जवाब है इसका। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसका आयंस पहले से ही इंडिपेंडेंट है, फ्री है, 100% डिसोसिएटेड है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, 100 में से 10 मॉलिक्यूल्स ही तो ब्रेक हुआ होगा। तो जब टोटल आयंस ही फ्री नहीं है तो उसके कंपोजिशन में इसका जो हमारे पास कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होने वाला है। जैसे जैसे मैं पानी बढ़ाऊंगा, डाइल्यूशन करूंगा, आयंस भी इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेगा। और देखो एक ही बैच शार्प इंक्रीज दिखा रहा है। अब क्वेश्चन आता है क्या सर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट होगा? बिल्कुल गलत जवाब। ग्राफ तो बता रहा है सर कि होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता है तो इसको कैसे निकालेंगे? यहां तक तो चलो हम निकाल लेंगे सर, यहां तक इसको क्या करेंगे, अगर यहां तक ग्राफ मेरे को मिल गया तो इसको एक्सट्रापोलेशन करके, एक्सट्रापोलेशन यानी कि हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन कर्व है तो थोड़ा पीछे की तरफ हम ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करके यहां पे मिल जाएगा मेरे को लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लेकिन इसमें कहां सर, ये तो इनफाइनाइट चला जाएगा, यहां पे तो नहीं मिल रहा है, यहां तो नहीं मिल रहा है। तो इसी को बताने के लिए हमारे पास एक लॉ आया जिसका नाम है खुलरॉस लॉ। खुलरॉस लॉ बच्चों, आई बात समझ? इसको मैं स्टेटमेंट में लिख देता हूं, स्क्रीनशॉट इसका आप क्या कर लोगे, ले लोगे, फटाफट ले लोगे। बात समझ में आती है? मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं, फिर भी एक बार मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। टेंशन नहीं है बच्चों, टेंशन बिल्कुल नहीं है, सही है। चलो बच्चों, अभी देखो जो मैं एक्सप्लेन किया था उसी चीज को मैं थियरी में आपको लिख दिया हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपका टाइम बचे और वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो, इसलिए मैंने लिख दिया, सही है। फटाफट ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, शाबाश बच्चे। देखो फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारा इक्वेशन था डिबाई-हकल्स का। यहां पे इन्होंने क्या बताया कि कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कंडक्शन ऑफ आयंस जो होता है इफेक्ट करता है दूसरे आयंस पे। यही मैंने आपको बताया था कि भीड़ से निकलना मुश्किल था। उसके बाद मोलर कंडक्टेंस जो होगी, मोलर कंडक्टेंस उसके केस में फिर क्या होगी, छोटी होगी, स्मॉल होगी, हम नहीं निकल पाएंगे आसानी से। जब इसको हम डाइल्यूट करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होती है, डिस्टेंस आयंस का बढ़ना स्टार्ट होता है, सही है। डिस्टेंस आयन का बढ़ना स्टार्ट होगा तो मोलर कंडक्टेंस भी धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये क्या हो जाएगा, आयंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आयंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो उस समय जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उसी मैक्सिमम कंडक्टेंस को लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। डेफिनेशन आता है बच्चों, डेफिनेशन आता है, याद रखिएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पहले से ही बहुत कम एक्सटेंट में डिसोसिएट होता है। जब कम एक्सटेंट पे डिसोसिएट होगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के कंपेयर में तो कंडक्टेंस उसकी क्या होगी, कम होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस कम होगी एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एट दी सेम कंसंट्रेशन लेवल। जैसे ये वाला ग्राफ याद करो, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, अंडर रूट ऑफ सी, और ये हमारे पास मोलर कंडक्टेंस, ये हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जैसे KCl लिया था। और ये हमारे लिए क्या था बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे CH3COOH हो गया, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्लियर है बच्चों? ऐसा ही ग्राफ हमने बताया था, सही है ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मैंने बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को यहां पे देखो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट दिखा रहा है, इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन स्पेशली नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयंस जो हमारे पास होते हैं, आयंस जो होते हैं है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के, वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, सही है ना। और आयोनाइज होकर, क्या लिखा है बच्चों, बिकॉज कंसेंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीज हो जाती है, सही है। और आयंस जो होते हैं आयोनाइज होकर मैक्सिमम कंडक्टेंस की तरफ बढ़ते हैं। बात समझ आया? फिर हमारे पास खुलरॉस लॉ आया किसके लिए, पहले ये आपको पता होना चाहिए। इसमें हम एक्सट्रापोलेशन करके, यहां तक अगर वैल्यू मिल गई तो एक्सट्रापोलेशन करके हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का हमारे लिए डिफिकल्ट है बच्चों। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि यहां पे हम एक्सट्रापोलेशन नहीं कर सकते। एक्सट्रापोलेशन का मतलब ग्राफ को आप थोड़ा एक्सटेंड कर दो,
तो अगर वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस अपने को मिल जाता, लेकिन यहाँ पे कट ही नहीं करेगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास क्लोरोस ने लॉ दिया। क्या लॉ दिया है कि आप क्या करो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, पहले स्टेटमेंट देख लो कि हमारे पास ये पता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस जो होगी वो मैक्सिमम होगी। बात समझ में आता है, यही लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आप क्या करो कि उसमें हमारा आयंस होगा, यहां जैसे KCl था तो K प्लस था, Cl माइनस था, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे K प्लस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और Cl माइनस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को ऐड कर दोगे तो KCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा। यही लिखा हुआ है इस लॉ में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ जो है बहुत बहुत सिंपल लॉ है। According to this law, at infinite dilution, molar conductance of electrolytes is sum of the molar conductance of all the ions present in it. इसको एग्जांपल से हम समझते हैं, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एग्जांपल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूं। सही है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट? शाबाश। देखो मैं एग्जांपल्स के थ्रू इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए क्या हुआ, ये क्या बोला, जैसे कि अपने को लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस KCl का निकालना है, KCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, कहीं भी आप यूज कर सकते हो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हम आयंस के लिए लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, सही है ना। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ K प्लस प्लस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस। बात समझ में आया नहीं आया? ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ MgCl2 को जब आप ब्रेक करोगे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Mg है, Mg+2 आएगा, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस, लेकिन यहाँ Cl कितना है, 2 है, तो इसलिए आपको 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगला एग्जांपल देखो, Ca या Al2SO4 कर लो, Al2SO4 होल थ्राइस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, तो क्या आएगा बच्चों, बताओ क्या आएगा, बताओ फटाफट बताओ। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस यानी लैम्डा ऑफ L+3, L कितना है, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ SO4 माइनस कितना टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई करोगे। एक और एग्जांपल्स ले लो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH है, इसका जब निकालोगे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3, आयंस का आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को सम कर देते हो तो हमारे पास सॉल्ट का या जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दे देगा। यही ये लॉ बोलता है। बहुत आसान है या नहीं है? बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसका हम एप्लीकेशन करते हैं बच्चों, इसका एप्लीकेशन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो जाके आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी इसके ये में, कॉन्सेप्ट में, सही है ना। एक जनरलाइज फॉर्म कर देता हूं, जनरलाइज फॉर्म Ax by है, तो हमने अभी थोड़ा देर पहले ब्रेक करके देखा था, a पे चार्ज प्लस y, b पे माइनस x टाइम्स y टाइम्स। इसका जब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस Ax by का निकालेंगे, Ax by का जब हम निकालने की कोशिश किए तो क्या आएगा, लैम्डा नॉट ऑफ a प्लस y, और कितना टाइम्स है, x टाइम्स, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस x, कितना टाइम्स है, y टाइम्स, यानी कि आप क्या कर दिए, सिंपली ऐड कर दिए। क्लियर है बच्चों, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना बच्चों, ये हमारा मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है। क्या है बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अगर इसी का इक्विवेलेंट देखो, अभी यहीं पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूं जो मजा आ जाएगा आप लोगों को, मजा आ जाएगा। अगर यहीं पे मेरे को मोलर कंडक्टेंस से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना होता तो क्या होता, मैं बता देता हूं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू, हमने अभी रिलेशन थोड़ा देर पहले पढ़ा था, n फैक्टर। सही है, n फैक्टर पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अरे बोलो हाँ या ना, पढ़ा था ना। मेरे को ये निकालना है ना, इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस, तो क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर बताओ इसका क्या होगा, x by का xy होगा या नहीं होगा, बताया था ना थोड़ा देर पहले, xy होगा। तो इसकी वैल्यू ये रही, यहाँ पे है ना, सॉरी यहाँ x टाइम्स ऑफ lambda of a plus y प्लस y टाइम्स ऑफ lambda of b माइनस x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, n फैक्टर xy। देखो क्या आया बच्चों, 1 by y into lambda टाइम्स ऑफ a plus y प्लस ऑफ 1 by x टाइम्स ऑफ lambda टाइम्स ऑफ b माइनस x। दिस इज योर इक्विवेलेंट
मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर है बच्चों? लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर है? 1/y इंटू, लिख देता हूं यहां, फटाफट इसको छाप लोगे, याद है फटाफट। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस वगैरह में इस टाइप से फ्रेम हो सकता है। नीट में भी इस बार चांसेस है, क्योंकि एंस हटा दिया है बच्चों, तो यहां इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बन सकता है, आपको आना चाहिए। हमने कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया, जो पहले इक्वेशन पढ़ा है उसी से हम आगे की तरफ प्रोसीड किए हैं बच्चों, उसी से आगे की तरफ प्रोसीड किए हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और हम एक एग्जांपल्स, एक दो क्वेश्चन करके आपको मैं बताता हूं कि इसका फॉर्मेटिंग क्वेश्चन का कैसे होता है और कितनी आसान होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सही है ना? ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से बच्चों, ध्यान से आज करेंगे इसको। फटाफट करिए, तो फटाफट करिए। चलो बच्चों, अब भी देखो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। खुलरस लॉ का 2 क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप करोगे घर से, है ना? आप करके रिपोर्ट करोगे, मेरे को सेंड करोगे कि आपने किया या नहीं किया। बात समझ में आती है? थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है। मैं 2 क्वेश्चन कर देता हूं, इससे 2 क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो मैं करके बताता हूं 1-2 क्वेश्चन। क्या है? कैलकुलेट दी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट से बच्चों CH3COOH का कैलकुलेट करना है वैल्यू। सही है ना? कैलकुलेट करना है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं ना कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH किसके बराबर होता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन, सही है, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ H+, यही होगा। ये इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू दोनों सेम ही है, इसकी वैल्यू निकाल लो तो ये हो जाएगा। चलो, अब अपने को क्या क्या दे रखा है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है सारे के सारे, क्योंकि सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COON है। कितना दे रखा है बच्चों? इसकी वैल्यू 91.6 दे रखा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COO और क्या लिख सकते हैं? Na+ लिख सकते हैं, पहला इक्वेशन। सही है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl क्या लिख सकते हैं बच्चों? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ H+ और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl-। इसकी वैल्यू 425 दे रखी है। सही है। फिर अपने को लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl दे रखा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na+ प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl-, किसके बराबर? 128.11 दे रखा है। शाबाश बेटा। अब देखो मेरे को ये 2 चाहिए। इन 3 इक्वेशन के हेल्प से कौन सा इक्वेशन चाहिए अपने को? ये इक्वेशन। ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन देखते हैं। मेरे को ये चाहिए और H+ चाहिए। ये यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में है, H+ कहाँ है? सेकंड इक्वेशन पे। तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं और देखो मेरे को ना ही Na+ चाहिए ना ही Cl- चाहिए, तो इसको माइनस कर देता हूं, कट जाएगा बच्चों। कटेगा या नहीं कटेगा? मैं क्या किया? 1 + 2 माइनस क्या किया? 3। देखो मैं पूरा प्रोसेस लिख के बताता हूं, पूरा प्रोसेस। हमने क्या किया है? lambda naught of CH3COO minus plus lambda naught of Na plus of lambda naught of H plus lambda naught of Cl minus of lambda naught of Na plus माइनस हो जाएगा ना, lambda naught of Cl minus। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है? Na से Na कैंसिल हो गया, Cl minus से Cl minus कैंसिल हो गया, बच क्या गया? बताओ lambda naught of CH3COO minus plus lambda naught of H plus किसके बराबर? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH, यानी कि इसके वैल्यू को अगर ऐड और इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH किसके बराबर हुआ? इसके बराबर 91.6 प्लस 425 माइनस 128.11। क्या आप नहीं सॉल्व कर लोगे? क्या इसको भी मैं सॉल्व करके बताऊं बच्चों? क्या इसको सॉल्व करके बताऊं? बोलो फटाफट बोलो कि हो जाएगा आप लोगों से। अरे उम्मीद करता हूं ना बना लोगे। ये बेसिकली कितना आने वाला है? 388.49 वैल्यू कुछ आती है बच्चों, 388.49 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट है उसका, यूनिट है। बन गया ना पहला क्वेश्चन? आसान है, पहला क्वेश्चन आसान है, छाप डालो। पहला क्वेश्चन बन गया तो छाप डालो।
छाप दिए ना बेटा? नहीं छापे तो मैं इधर लिखना स्टार्ट करता हूं ये क्वेश्चन को। देखो, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्या किसका किसका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना दे रखा है? इसका दे रखा है मोलर कंडक्टेंस BaCl2 का दे रखा है, और मोलर कंडक्टेंस NH4Cl का दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों इसकी वैल्यू? चलो इसको लिख लेते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ba +2 टाइम्स ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ OH- इक्वल टू, वैल्यू पढ़ो इसकी कितना दे रखी है? 523.28। इसकी देखो BaCl2 है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ba +2 टाइम्स ऑफ लैम्डा डॉट ऑफ Cl-, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 280 दे रखी है। शाबाश बेटा। आगे देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4+, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl-, 129.81। शाबाश। किसका फाइंड करना है? NH4OH का फाइंड करना है। ध्यान से देखो NH4 और क्या फाइंड करना है बच्चों? OH का फाइंड करना है। यही फाइंड करना है ना? अरे हाँ या ना? बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। बोल दिए क्या? चलो करके देख लेते हैं। टेंशन की तो बिल्कुल बात नहीं है, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है। चलो लिखते हैं। देखो, सबसे पहला चीज क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। मेरे को NH4 चाहिए और ये चाहिए, सही है? यही चाहिए। तो इन दोनों को तो ऐड करना पड़ेगा, नो डाउट, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन क्या सोच के देखो, NH4+ और 2H- मिलकर मेरे को NH4OH दे देगा? नहीं देगा। या तो एक NH4+ होना चाहिए, एक OH- होना चाहिए, या दो OH- या दो NH4+ हो जाए तो भी हमारा काम बन जाएगा। NH4OH दे देगा, 2 मोल दे देगा, सही है ना? तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मेरे दिमाग में आइडिया जो आया, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। कर दूं? अरे कर देते हैं ना बच्चों, कर देते हैं। देखो इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूं, सही है? क्या हुआ, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना? NH4+ Cl- 2 टाइम्स क्या बना बच्चों? बोलो 2 टाइम्स ऑफ NH4+ 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा ऑफ Cl- इक्वल टू 129.81 इंटू 2 आया। इक्वेशन इसको 4 मान लो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। अब देखो ऑपरेशन हम आसानी से कर सकते हैं। क्या करें बच्चों? 1 और 2 ऐड करो, 1 और 2 ऐड करो, और 3 नहीं चाहिए, माइनस करो। 1 + 2 माइनस क्या कर दिया? 3। तो 1 + 2 - 3 किया तो लैम्डा नॉट Ba +2 है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 + 4 करना था ना बच्चों, NH4+, ये -3 करना है, ठीक है? -3 क्यों? -2 करोगे, सही है? तो क्या आया बच्चों? 2 टाइम्स OH- प्लस ऑफ, देखो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 4 NH+ प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ Cl- माइनस लैम्डा नॉट ऑफ क्या आया बच्चों? Ba +2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ Cl-, ये और ये देखो कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। क्या बचा बच्चों? क्या बचा? ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने लिख लिया था ना, ये घर से था। मैं इसको रफ करके नीचे में इसका सॉल्यूशन करता हूं। तो क्या हुआ? बहुत प्यारा है। 2 टाइम्स ऑफ NH क्या आया? लैम्डा नॉट ऑफ OH- प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ NH4+ आया, इक्वल टू ये वैल्यू 1 और 4 को हमने ऐड किया। 1 की वैल्यू कितनी है? 523.28 प्लस 4 की वैल्यू 129.81 इंटू 2 माइनस क्या किया है? 2 का 280 आया। आ गया बच्चों? आ गया ना? ये देखो इसमें से 2 कॉमन लो तो लैम्डा नॉट ऑफ OH- प्लस 2 लैम्डा नॉट ऑफ NH4+ लिख सकते, इक्वल टू, इसको जब आप एक्चुअली सॉल्व करने वाले हो क्या आता है बच्चों? वैल्यू फटाफट बताओगे क्या? इसकी वैल्यू कितनी आती है? कुछ तो आएगी ना यार, कुछ तो वैल्यू आएगी। चेक कर लोगे? कैलकुलेशन कर लोगे या नहीं कर लोगे? अरे कर लोगे ना? उम्मीद करता हूं आप ये डेटा सॉल्व कर लोगे। कुछ तो वैल्यू आएगी, मैं कर दूं क्या? 523.28 प्लस 2 6 है ना, 9 2 8 है
है ना, 19 हुआ, ठीक है बच्चों, 19 हुआ, 2 2 जा 4 5 2, क्लियर है, इतना आया डेटा, -280 आ गया, सही है। अब यहां से अब इसको हम नहीं लिख सकते क्या, लैम्डा नॉट ऑफ, सॉरी इसको डायरेक्ट लिख दो, लैम्डा नॉट ऑफ NH4OH इक्वल टू, ये 2 है ना, तो 2 नीचे भेज ही देता हूं। जब इसको आप सॉल्व करोगे 523.28 प्लस 259.62 माइनस 280 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो ये वैल्यू कुछ आपके पास आती है 373 के आसपास, 373 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हो गया ना, 2 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या था, होमवर्क था। अब हमारे पास इसका सेकंड एप्लीकेशन, ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन था। फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने क्या किया, फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने फाइंड आउट करना सीखा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हमने फाइंड आउट करना सीखा, सही है, पहला एप्लीकेशन। इस पे 3 क्वेश्चन हमने लगभग किया है। अब हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन पे आते हैं, फटाफट आप देखिएगा सेकंड एप्लीकेशन हमारा कैसे वर्क करता है। जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट, अरे ले लिया ना नालायको, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं बच्चों। सेकंड एप्लीकेशन जो इसका है कोलरॉस लॉ का, कि कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ये हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की है इसके बारे में, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। थोड़ी बहुत इक्विलिब्रियम का मैं आपको रिकैप दिला देता हूं। HA जो है, HA हमारे पास एसिड हुआ करता था, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लिखा करते थे। तो किस चीज में डिसोसिएट होता था, H प्लस और A माइनस। अगर इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 हुआ करता था तो ये क्या होगा, A0 माइनस, हम ऐसा लिखते थे कि आफ्टर सम टाइम एट इक्विलिब्रियम लिख लो, या आफ्टर लिख लो ना यार, आफ्टर सम टाइम, सही है। इसमें से हमारा A0 अल्फा डिसोसिएट हुआ, तो ये भी कितना बनेगा, A0 अल्फा, सही है। तो ये रिमेनिंग कितना होगा बच्चों, रिमेनिंग कितना होगा, A0 माइनस A0 अल्फा, और ये A0 अल्फा, इसका 0 था, इनिशियली 0 था, सही है। तो जब हम K लिखते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ, क्या हुआ करता था बच्चों, HA हुआ करता था। देखो अब इसकी कंसंट्रेशन A0 अल्फा है, इसकी भी A0 अल्फा है, अपॉन A0 इंटू 1 माइनस अल्फा, यहां से A0 से A0 कैंसिल, तो K की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, A0 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या हुआ होता था, अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि इलेक्ट्रोलाइट्स कितना डिसोसिएट होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैलिड था, किसके लिए वैलिड था बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैलिड था। अरे समझ आया नहीं आया, फटाफट इसको छाप लो। मैं दूसरा इसी में करता हूं, ये तो 11th की बात थी। अभी हम मोलर कंडक्टेंस पे आते हैं, 12th वाली बातों पे आते हैं। इसको फटाफट छाप लो। छाप लिए क्या, अरे छाप लिए ना, बोलो है ना। देखो अब यहां पे क्या हुआ, सबसे पहली चीज कर ले क्या, अरे बोलो हाँ ना, करे ना, ठीक है। देखो चलो क्या है हमारे पास, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि ये हमारे पास कहानी ये थी, आफ्टर सम टाइम जो हमारे पास कहानी होगी, अगर इसकी N0 वैल्यू दी हुई थी, N0 आयंस थे, सही है, N0 आयंस थे, क्लियर है। तो N0 आयंस हमारे पास डिसोसिएट हुए होंगे, तो कितना बचेगा, N0 माइनस N0 अल्फा, इसका N0 अल्फा, इसका N0 अल्फा बचेगा। एट कॉन्सेंट्रेशन C है, एट टाइम T, तो हम बोल सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस जो होगा, सही है, एट कॉन्सेंट्रेशन C, मोलर कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन C जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आयंस यहाँ पे कितने हैं बच्चों, आयंस कितने हैं, बोलो N0 अल्फा प्लस N0 अल्फा के बराबर है, यानी कि कितना आया बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टेंस टू N0 अल्फा के बराबर। इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन
तो सारे के सारे आयंस ये डिसोसिएट हो गए होंगे, तो ये N0 बचेगा, ये N0 बचेगा। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम क्या लिखते हैं बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस जो आएगा हमारे पास वो क्या होगा बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस N0 प्लस N0। अरे आएगा या नहीं आएगा? तो ये टोटल कितना है बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N0। आया नहीं आया? बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अरे बोल ही नहीं रहे हो। क्या मैं इसको डिवाइड कर दूं 1 और 2 इक्वेशन को, 1 और 2 को जब मैंने डिवाइड किया 1 और 2 को, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय क्या आया बच्चों, सॉरी, मोलर कंडक्टेंस एट concentration C divided by limiting molar conductance equal to 2n0 अल्फा डिवाइडेड बाय 2n0। तो 2n0 से 2n0 कैंसिल, तो अल्फा का यहां फॉर्मूला क्या हमारे पास आया, जो आपको याद रखनी है, ध्यान से सुनिएगा, जो आपको याद रखनी है और एनसीईआरटी में भी बच्चों ये गिवन है कि अल्फा जो होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट कंसंट्रेशन C, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट इसको छापो, फटाफट इसको छापो। छाप लिया क्या बेटा? छाप लिया ना? शाबाश। देखो देखो छाप लिया। तो इसमें थोड़ा सा और मैं डिटेल्स में थोड़ा जाना चाहूंगा। जो डायरेक्ट क्वेश्चन एम्स में पूछा हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन एम्स में पूछा हुआ था, देखिएगा आप लोग। क्या था क्वेश्चन कि हमारे पास के हमने क्या लिखा था, a0 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्या लिखा था बच्चों, 1 माइनस अल्फा, ये लिखा था ना, ये लिखा था। अल्फा का वैल्यू यहां पुट कर दो यार, अल्फा की वैल्यू पुट करोगे a0 अल्फा, अल्फा क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। सही है। इसका जब स्क्वायर किया, सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करो, मैं भी कर ही लेता हूं आपके लिए, बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग मेरे, तो मैं आप लोगों के लिए तो कर ही सकता इतना ना। स्क्वायर है इसका अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस माइनस मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। एक से एक कैंसिल हुआ, वैल्यू कितनी आई, a0 बोलो यही आएगा क्या, अरे यही आएगा क्या बच्चों, बोलो हाँ या ना, आ गया ना। ये डायरेक्ट एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट यही एक्सप्रेशन पूछा था कि के का रिलेशन इसके टर्म्स में बताओ क्या होता है, आया नहीं आया। तो आपको इसको रटना नहीं है, रटना नहीं है, क्लियर है बच्चों, रटना बिल्कुल नहीं है, रटना मना है, मैं बोल दिया रटना मना है तो मना है, आपको करने आना चाहिए, एक्सप्रेशन डिराइव करने आना चाहिए। एनसीईआरटी में भी है, बोर्ड में भी पूछा जाता है, इसलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। सही है। अब इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फटाफट क्वेश्चन करना स्टार्ट करें बच्चों, फटाफट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए चलो बच्चों अब क्वेश्चन में आते हैं। इसके क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, 3 क्वेश्चन लिखा है, फिर से मैं 2 क्वेश्चन याद करूंगा। ये और ये क्वेश्चन सिमिलर है, डेटा बस चेंज है, तो आप घर से उम्मीद करता हूं कर लोगे, सही है ना, घर से कर लोगे, उम्मीद करता हूं सही करोगे, सही करोगे। सबसे पहले चीज द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है पहले ये याद रखो, कंडक्टिविटी के होता है, यही है कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड दे रखा है, के क्या दे रखा है 4.95 into 10⁻⁻⁵। कंसंट्रेशन मोलारिटी कितने दे रखे हैं 0.001028 दे रखा है मोलर, सही है। उसके बाद कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि अपने को टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोले तो के, सही है। इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दे रखा है 390.5, सही है बच्चों। तो यहां करना क्या है, सबसे पहले आपको मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, K क्या पढ़ा है बच्चों, K into 1000 अपॉन m पढ़ा है, डालो इधर, K की वैल्यू दे रखी है 4.95 into 10⁻⁻⁵ into 1000 डिवाइडेड बाय m की वैल्यू 0.001028 दे रखा है। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर लोगे बच्चों, क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर लोगे, सॉल्व करोगे तो ये आएगा
बेटा 48.15 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दिस इज योर मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी। अब यहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हो? अल्फा। क्या फाइंड आउट कर सकते हो? अल्फा। अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? बोलो बोलो। 48.15 डिवाइडेड बाय 48.15 डिवाइडेड बाय क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस 390.5। क्या अल्फा नहीं निकाल लोगे? क्या आप अल्फा नहीं निकाल लोगे? यहां से वैल्यू 0.1233 आ गई अल्फा, तो के निकाल लो। के इक्वल टू ए नॉट अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ए नॉट की वैल्यू 0.001028। मैं पुट कर देता हूं बच्चों, मैं पुट कर देता हूं फटाफट। मैं पुट कर देता हूं वैल्यू लो 0.001028 है ना। अल्फा अल्फा की 0.1233 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.1233 आएगा। सॉल्व कर लोगे बच्चों? सॉल्व कर लोगे? बोलो हाँ या ना। सॉल्व करोगे तो कुछ डेटा ये 1.78 into 10 raised to power -5 आती है। 1.78 into 10 raised to power -5 आती है। तो यहां से ये आसानी से हम निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया आप लोग को? 100% आया। चलिए अब हम ये सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी अभी कर लेते हैं, तब तक फर्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ही लो बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा नहीं। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करनी है। सही है, रफ कर देता हूं। चलो अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। और इस टॉपिक पे भी बच्चों आपके लिए वर्कशीट जाएगा। इस टॉपिक पे भी आपके लिए वर्कशीट होने वाला है और इस पे भी कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन तो मिनिमम हम करेंगे ही, देंगे ही आपको करने के लिए। तो आपको करना ही पड़ेगा, ऑप्शन आपके लिए है नहीं। सही है। एनसीईआरटी अब आपसे पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। सही है। और एक लेक्चर में और लेने वाला हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होगा, और वो भी सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होगा। क्विज के फॉर्म में लेने वाला हूं उसको, है ना। ध्यान से देखिए क्या है हमारे लिए। The conductivity of acetic acid। सही है ना। कितना दे रखा है अपने पास? अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, यानी कि कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों? पहले ये तो देखो, कंडक्टिविटी दे रखी है ना बच्चों, अलग अलग वैल्यू पे, है ना। कंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है मोलर कंडक्टेंस की। तो मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C1 की बात कर लेते हैं। सही है ना। लिमिटिंग, ऐसे लिखो यार, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C1, यानी कि 0.01 पे वैल्यू कितनी है? 52 दे रखी है ना। कंसंट्रेशन C2 पे कितना दे रखा है? 49.2 दे रखा है। सही है, दो डेटा दे रखी है। उसके बाद एसिटिक एसिड के लिए, किसके लिए बच्चों? एसिटिक एसिड के लिए। अगला डेटा हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड हम नहीं निकाल सकते क्या बच्चों? निकाल सकते हैं ना। क्या होता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन प्लस ऑफ H+। इस दोनों की वैल्यू दे रखी है, ऐड कर दो यार। 349.8 प्लस 40.9। नहीं सॉल्व कर लोगे? अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? है ना, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? फटाफट बताओगे क्या आएगा नहीं आएगा? 390.7 के आसपास सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ गया। अब कंसंट्रेशन C1 पे अल्फा फाइंड करना है, तो अल्फा मान क्या होगा बच्चों? दिस डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। इसकी वैल्यू कितनी है? 52 डिवाइडेड बाय, बोलो बोलो बच्चों, 390.7। क्या सॉल्व नहीं हो जाएगा? क्या ये सॉल्व नहीं होगा? 52 डिवाइडेड बाय 390.7। अरे होगा या नहीं होगा? कुछ तो वैल्यू आएगी ना यार, सॉल्व कर लेना। कुछ हमारे पास मेरे हिसाब से कुछ वैल्यू आने चाहिए। 13% के अराउंड आने वाला है, अप्रॉक्स 13%। दूसरा अल्फा 2 कितना आने वाला है? हाँ, ये 13% कैसे किया? इंटू 100 परसेंटेज में करोगे तो इंटू 100 करोगे, नहीं तो 1.3 आने वाला है। सही है। अल्फा 2
C2 डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू, यानी कि 49.2 डिवाइडेड बाई बोलो 390.7। इसकी वैल्यू कितनी आती है बच्चों? इसकी वैल्यू हमारे पास 0.1259 के अप्रॉक्स आती है। तो ये दो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन सेम पहले क्वेश्चन की तरह था, तो ये आपसे भी हो जाएगा। हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। एक इसी में एक थर्ड एप्लीकेशन बाकी है जो अगले लेक्चर में मैं ले लूंगा, और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी हम करेंगे पूरा चैप्टर्स का, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो जेईई एडवांस, नीट, एम्स के क्वेश्चन है वो मैं सिलेक्ट करके आपको कराने वाला हूं। तो लेक्चर आप कभी भी मिस नहीं करोगे। बात समझ में आई? एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से लेकर एक्सरसाइज तक सारे क्वेश्चन आपसे बन जाने वाले हैं बच्चों। सही है? ये चैप्टर हमारा खत्म होने ही वाला है। अगले लेक्चर में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप जो बोलोगे वो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। सही है बच्चों? अरे बोलो हाँ या ना। सही है? और वर्कशीट जो है, वर्कशीट इस चैप्टर इस टॉपिक का मैं आपको सेंड करने वाला हूं, जो कि आपको कंप्लीट करनी है विद इन 2 डेज। विद इन 2 डेज में आपको कंप्लीट करनी है बच्चों, विद इन 2 डेज कंप्लीट करनी है। सही है? चलिए, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नई एनर्जी और नई टॉपिक के साथ।